एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं और जैसे जैसे एग्जाम सर पे आता है ना, वैसे वैसे स्टूडेंट के मन में चाप आता है, मन में चाप, सर पे चाप। और वो चाप है कि भूलते जा रहे हैं, ये पढ़ रहे तो वो भूल जा रहे, वो पढ़ रहे तो ये भूल जा रहे। ये जब सेशन शुरू होता है ना, शुरुआत के महीने, 2 महीने, 3 महीने, 2.5 महीने, तब ये चाप नहीं आता। लेकिन जैसे एग्जाम के लास्ट के 2 महीने, 1.5 महीने बचते हैं ना, तो ये भयंकर वाला चाप आता है जो अनएक्सपेक्टेड था, जीवन में बहुत कम हुआ था, अब होना शुरू हुआ। ये पढ़ रहे तो ये तो याद हो रहा है, पुराना वाला उड़ गया, और उसको पकड़ के पढ़ रहे तो वो याद हो गया, ये उड़ गया। क्या करे? हाँ, क्या करे कि ना करे कि कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई, ओ भाई। तो इस प्रॉब्लम का इकलौता सॉल्यूशन है कि आप मेमोरी पे और वर्कआउट करिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है वो आपकी बीमारी नहीं है, एग्जाम्स का यूजुअल ट्रेंड है। ऐसा सबके साथ हो रहा है। वो अकाउंट्स अभी पढ़ रहा है तो अकाउंट्स रिटेन रह रहा है, ऑडिट इवेपोरेटेड। जब ऑडिट पकड़ के पढ़ रहा है तो ऑडिट याद रह रहा है, लॉ इवेपोरेटेड। जब लॉ पकड़ के पढ़ रहा है तो लॉ तो याद हो रहा है, लेकिन उधर से टैक्स उड़ गया। एक को मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है, ये हालत है, और ये सबके साथ होता है। तो इसमें आप वैसे ऐसे हैप्पीजार्ड मत होइए, यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, सबके साथ यही होता है। तो ऐसे में सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जब अब आप पढ़ो तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ कि वो आपको रिटेन रहे, और उस एक्स्ट्रा एफर्ट का नाम है कुछ कोडिंग्स, कुछ निमोनिक्स, कुछ वर्ड्स, कुछ कैच वर्ड्स, कुछ म्यूजिक, कोई इवेंट के साथ उसको कनेक्ट करो, कुछ डालो जिससे वो तुम्हें एग्जाम के दिन तक रिटेन रहे, और बाद में तुम्हें आश्चर्य होगा कि एग्जाम के बाद भी तुम्हें रिटेन रह रहा है। ऐसा ही हम लोग एफर्ट लगाएंगे अब, ठीक है? एक एक करके हम लोग सेक्शंस उठाएंगे और चेक करेंगे कि क्या हमें याद है। यदि याद है तो वेल एंड गुड, याद नहीं है तो फिर हम लोग इसमें कुछ अटैच करेंगे, क्या? निमोनिक्स, और उसके बाद वो हम उसको उसके थ्रू पकड़ के रहेंगे। ध्यान रखना, निमोनिक्स जो बनाता है उसको सबसे बेसी सपोर्ट करता है, निमोनिक्स जो सुनता है उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, और निमोनिक्स जो एक्सेप्ट कर लेता उसको सपोर्ट करता है। जैसे निमोनिक्स सब के सब फालतू बकवास, कोई मतलब के नहीं होते, सेंसलेस होते हैं, लेकिन निमोनिक्स आप एक्सेप्ट कर लोगे तो वो यूजफुल हो जाएंगे। यदि आप सिर्फ सुनोगे, सर बोल रहे थे हम सुन रहे थे, नहीं अच्छा है, मेहनत किया अगला, नहीं मेहनत करता है अगला, बहुत मेहनत करता है, यदि आप मेरे को इवेल्युएट कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ मेरा फायदा होगा। और यदि आप उसको अपने काम के लिए, नहीं ये मेरे को याद नहीं हो रहा था, मेरे को इसी से याद करना है, जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके काम करेगा। टैक्स म्यूजिक जैसी चीज हो नहीं सकती, वो टैक्स की दुनिया में समय से 20 साल आगे चल रहा है, लेकिन जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसको वो सपोर्ट कर रहा है, और जिन्होंने उसको बोला नहीं नहीं म्यूजिक अच्छा, मतलब सुनने में मजा आया, गाता है ठीक, गाता है अच्छा लगता है, उनको कोई काम नहीं आता। जिन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे को इससे याद करना है, उनको बहुत काम आता है, ठीक है? तो ये भी एक एफर्ट है जो समय से 2-1 साल आगे है, लेकिन ये बहुत काम आएगा तुम यदि इसको कैच कर लो तो। समय से आगे चलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है भाइयों। तो आओ पीजीबीपी के एक एक करके सेक्शंस उठाए और उसे याद करें, ठीक है? तो सबसे पहले पीजीबीपी का सेक्शन है 28। सेक्शन 28 में 10 पॉइंट दिए हुए हैं, 11 पॉइंट दिए हुए हैं, और ये बोला हुआ है कि दीज इनकम आर टैक्सेबल अंडर दी हेड पीजीबीपी। पहले बताओ कर क्या रहे हैं, कर क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? याद कैसे हो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं। दिमाग में क्लियर है? अब बताओ तुम्हें यदि ऑलरेडी याद है तो फिर सोल्यूशन की दरकार ही नहीं है। तो पहले ये चेक कर लो कि क्या तुम्हें ऑलरेडी याद है क्या। लेट्स ट्राई। हाँ तो बताओ सेक्शन 28 में कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है। तो पहला पॉइंट नंबर 1, एनी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ट्राई करिए अनन्या मैम, लिप्स बंद मत करिए, बोलिए, लिप्स इन करिए, लिप्स इन। हाँ नंबर 2, एनी कॉम्पेंसेशन अगेंस्ट मॉडिफिकेशन और टर्मिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एजेंसी।
Any compensation against scheme and insurance policy. Any compensation for not to do certain business activity, not to share know-how. Remuneration or interest to partner. Export incentive. Perquisite from business. Speculative income. Income of trade association, professional association by rendering specific services to its member. Conversion of capital asset. Conversion of business stock into capital asset. ये सब माना जाएगा क्या? पीजीबीपी इनकम. ऑलरेडी याद था. इसका मतलब क्या समझो? याद था. तब बस इसे हमें तो दरकार नहीं. अनन्या याद था. थोड़ा थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, ये जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है. आओ निमोनिक्स. क्या आया? हमने इसलिए निमोनिक्स आपको दिया था. सेक्शन 28 स्टेट्स these are exclusively called business and profession. Business and profession. एस से हमने बनाया क्या? स्पेकुलेटिव इनकम. स्पेकुलेटिव इनकम. अनन्या तुम्हें बोलना चाहिए. हाँ, सिर्फ तुम्हें बोलना चाहिए. 28 तो उसका सेक्शन ही है. एस से है अनन्या. अनन्या मैं तेरा वेट कर रहा हूं रे, मैं तेरा वेट कर रहा हूं. बता. सेल ऑफ एसेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35 AD. बोल रहे हो ठाकुर साथ साथ. टी फॉर हमने क्या किया? ट्रेड एसोसिएशन और प्रोफेशनल एसोसिएशन अर्न्स इनकम बाय रेंडरिंग स्पेसिफिक सर्विसेज टू इट्स मेंबर. अरे यार, टू इट्स मेंबर. नेक्स्ट सेक्शन 28 स्टेट्स दीज आर फॉर हमने निकाला रेमुनरेशन और इंटरेस्ट टू पार्टनर. साथ में हो. आर के बाद था ई फॉर हमने बनाया एक्सपोर्ट इंसेंटिव. फिर सी से हमने 4 पॉइंट डाल दिए. 4 पॉइंट. C1 compensation for termination or modification of business agency या management agency. C2 compensation against scheme and insurance policy. सर आपकी compensation की स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है. हाँ ठीक है चल. C3 compensation for not to do certain business activity or not to share a know-how. Next C4 conversion of stock into capital asset. Section 28 states these are called business and profession. तो B for any. अच्छा B, इसको B भी डाल सकते हैं. इसको B से भी डाल सकते हैं. Business stock converted into capital asset. तो C1 C2 C3 हो गया. हाँ, और लास्ट में क्या आया? P आया perquisite from business and profession. Perk from business and profession. तो इस निमोनिक्स के थ्रू किसी भी बंदे को ये 10 पॉइंट याद रह सकते हैं. उन बंदे को फायदा होगा जिन्होंने इस निमोनिक्स को एक्सेप्ट कर लिया. यस, मैं इसके थ्रू याद करूंगा तो आपका काम हो जाएगा. ठीक है. आपने क्या इसी के थ्रू याद किया था कि जोर लगा के याद किया था? जोर लाते याद किया. तो फिर वो जोर आपको रियलाइज होगा कि जब आप ऑडिट, टैक्स और लॉ पढ़ लेंगे तो फिर टैक्स नीचे से उड़ आएगा. फिर से आपको जोर लाना पड़ेगा. लेकिन यदि आपने निमोनिक्स के थ्रू याद किया है तो 10 साल बाद भी आप इसका आंसर देंगे.
पक्का वाला, पक्का वाला। लेकिन आप 10 साल तक अपने दिमाग में इसको जोर लगाते 10 पॉइंट याद नहीं रख सकते। मेमोरी का सिद्धांत है, मेमोरी लंगड़ी होती है, उसको एक न एक वैसाखी देनी पड़ती है। एंड निमोनिक्स आर वैसाखी, यू नो वैसाखी। चलो अगला पॉइंट उठाते हैं। सेक्शन 28 वी हैव डन। याद कैसे करें की सीरीज में अगला पॉइंट हमने उठाया, याद कैसे करें पीजीबीपी में, एक्सेप्शंस टू सेक्शन 28। सेक्शन 28 में ये बोला हुआ है कि ये इनकम पीजीबीपी हेड में आएगी, परंतु इसके 5 एक्सेप्शंस है जिसमें बोला हुआ है कि ये इनकम पीजीबीपी हेड में नहीं आएगी। दो ये बिजनेस इनकम है, मतलब ये है तो बिजनेस इनकम लेकिन पीजीबीपी हेड में नहीं आएगी। आश्चर्य, बिजनेस इनकम होने के बावजूद भी पीजीबीपी हेड में नहीं आएगी, नहीं आएगी। अकाउंट्स वाले बोलेंगे, बिजनेस वाले बोलेंगे, जनरल आदमी बोलेगा ये तो तेरी बिजनेस इनकम है भाई, लेकिन हमारा इनकम टैक्स बोलेगा नहीं ये तुम्हारी बिजनेस इनकम नहीं है। देखो याद है तो फिर क्यों माथापच्ची करे, और याद नहीं है तो माथापच्ची करेंगे। तो पहले बताओ याद है क्या? पहला पॉइंट, कोई भी एग्जेम्प्टेड बिजनेस की इनकम, जैसे एग्रो बिजनेस इनकम, ये है तो आपकी बिजनेस इनकम परंतु एग्जेम्प्टेड है, तो पीजीबीपी हेड में क्यों आएगी? दूसरा, डिविडेंड फ्रॉम शेयर, यदि आपका शेयर का बिजनेस है तो शेयर के बिजनेस होने पे जो डिविडेंड आता है वो बिजनेस इनकम है, लेकिन वो पीजीबीपी हेड में आएगा नहीं क्योंकि डिविडेंड हमेशा आईपॉस में जाता है। तीसरा, कैजुअल इनकम, आप चाहे दिन रात एक ही काम करते हो, घोड़े दौड़ाते हो, बस मेरा लाल वाला मेरा काला वाला, आपका यही धंधा है, यू आर इंगेज इन टू दिस बिजनेस, वॉट विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस वाला बिजनेस, लेकिन कैजुअल इनकम कभी भी पीजीबीपी हेड में नहीं आती। पांचवा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिजनेस एसेट, आप बिजनेस एसेट बेच रहे हो तो हिसाब से तो बिजनेस इनकम है, लेकिन वो जाएगा कैपिटल गेन में। पांचवा, आपका हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट करने का बिजनेस है, तो हमारा लॉ इसमें थोड़ा सा ऐसे है, डगमगाया हुआ है। लॉ बोलता है यदि आपका फुल टाइम बिजनेस है या आपका प्राइमरी बिजनेस है तब तो फिर ये पीजीबीपी हेड में आएगा, परंतु यदि आपका पार्ट टाइम बिजनेस है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। फाइनली इसको भी हम लोग एक निमानित के थ्रू याद कर लेते हैं, ABCD है, हाँ, और इसमें हम लोग शाहरुख खान के स्टाइल में बोलेंगे ABCD है, वैसे ABCD है। A फॉर एग्रो बिजनेस इनकम, ये दिखने में तो देखो बिजनेस ही है तो मेरा बिजनेस ही। अभी मार्केट में सबसे ग्रोइंग बिजनेस है एग्रो बिजनेस, आने वाले साल 2 साल 3 साल में घमासान कमाई देके जाएगा, तो है तो ये बिजनेस, अच्छे अच्छे पैसे वाले इस बिजनेस में टूट पड़े हैं, ठीक है, लेकिन ये जाएगा कौन से हेड में? एग्जेम्प्टेड, पीजीबीपी हेड में नहीं आएगा। दूसरा ए है एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, आप घोड़े खरीदते हो, चुन चुन के घोड़े खरीदते हो, ट्रेन करते हो और उन्हें घोड़े को दौड़ाते हो, वो जीतते हैं तो आपको प्राइज मनी मिलती है, स्टेक मनी मिलती है, ये आपका फुल टाइम ऑक्यूपेशन है, फिर भी ये पीजीबीपी हेड में नहीं आएगा, ये जाएगा आईफॉस में। एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस टैक्सेबल एज आईफॉस। सॉरी, बी, बिजनेस एसेट सोल्ड, कौन से हेड में जाएगा? कैपिटल गेन। सी, कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम का आप कितना भी रेकरिंग एक्टिविटी हो ये जाएगा आईफॉस में। डी, डिविडेंड, आपका शेयर का बिजनेस ही क्यों ना हो फिर भी डिविडेंड जाएगा आईफॉस में। और लास्ट क्या बचा? एच, हाउस प्रॉपर्टी लेटिंग आउट बिजनेस, if primary business, primary matlab if substantial income is from such business, otherwise taxable as IFOS। क्या IFOS? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
तो ये थे एक्सेप्शंस टू सेक्शन 28 और इसका हमने निमोनिक्स बनाया था ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, ठीक है, ए बी सी डी है. दैट वाज आवर ट्रिक टू मेमोराइज इट. आई होप यू एंजॉयड इट. वी मूव टू नेक्स्ट निमोनिक्स, नेक्स्ट सेक्शन. सेक्शन सेलेक्ट करो. देखो पीजीबीपी में ना दिखने में बहुत सारे सेक्शंस नजर आते हैं. यदि आपको पूरा पीजीबीपी रिटेन करना है तो आप उसको क्लासिफाई करिए ए बी सी डी कैटेगरी में, ए बी सी कैटेगरी में. तो यदि हम लोग पीजीबीपी को पीजीबीपी सेक्शंस का एक समरी बनाए तो 28 खास है, एक्सेप्शंस टू 28 खास है, ठीक है. एक सेकंड मुझे टाइम दो. ये एबीसी करना बड़ा ही वो काम है जिसको बोलते हैं ना, मतलब बहुत ही रिस्की काम है. तो सेक्शन 28 जो है ना वो तो खास है, एक्सेप्शंस टू 28 भी खास है. ट्वेंटी 29 तो कोई सेक्शन ही नहीं है. 30 तो कोई सेक्शन है जिसमें बोला हुआ है रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस, टैक्सेस अलाउड. 31 में बोला हुआ है रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अलाउड. 32 डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. 33 ए बी हमने किया ही नहीं है, कोई काम का ही नहीं है. 33 ए बी ए कोई काम का नहीं, हमने किया ही नहीं है. कुछ सिलेबस से तो इसको हटा ही दिया गया है, ये सिलेबस में मत डालो, यह हालत है इन सेक्शंस का. 34 सेक्शंस ही नहीं है. 35 साइंटिफिक रिसर्च, ये काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है. 35 सीसीसी चाय चने छोले, विल डू दिस. 35 सीसीडी, ठीक है. 35 एडी काम का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के 15-16 इंडस्ट्रीज में सारे के सारे खर्चे अलाउड होते हैं. 35 डी प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर. अरे 35 एडी तो यहां रहो यार, क्या कर रहे हो. 35 डी प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, ठीक ही है. 35 डीडीए वीआरसी, ठीक ही है. 35 डी दो दिल डीडी अमालगमेशन डीमर्जर एक्सपेंडिचर, कोई काम का नहीं है. 36 पूरा सीरीज बी कैटेगरी. 37(1) ऑलवेज एवरग्रीन, सारे खर्चे यही तो अलाउड होते हैं. 40A इनकम टैक्स डिज अलाउड, पेमेंट टू रेसिडेंट विदाउट टीडीएस 100% is allowed, payment 30% is allowed, payment to non-resident without TDS 30%, 100% is allowed. छपरा चलो आगे, ठीक ठाक. 40B इंटरेस्ट टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर. 40A2 अपने को डबल, एक्सेस टू रिलेटेड पर्सन डिज अलाउड. 40A3 कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 डिज अलाउड. 41 डीम्ड इनकम. 42 कोई सेक्शन ही नहीं है. 43 कोई सेक्शन ही नहीं है, कोई सेक्शन नहीं. 43B काम का है, ए कैटेगरी. 44AA या वो जितने भी है 44A, 44AB ऑडिट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, ये सब आपके काम के हैं, ये सब आपके काम के. तो भैया आपको है ना सबसे पहले इन सेक्शंस पे फोकस करना चाहिए कि मेरे को ये सेक्शंस याद है क्या. आप सोच तो पूरा पीजीबीपी आपको याद हो जाए तो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट टास्क है, हो तो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन पहले आप इन सेक्शंस पे फोकस करो कि आपको ये सेक्शंस याद है क्या. आप समझ रहे अपने क्या बात कर रहे हैं. हाँ, तो अभी तक हमने क्या कर लिया, 28 एंड एक्सेप्शंस टू 28. 32 में अपने आ गए डेप्रिसिएशन, सब साथ में. डेप्रिसिएशन देखो क्या ना, बहुत थ्योरी उसमें है ही नहीं कि आपको ये याद करना पड़ेगा, है ही नहीं कुछ ऐसा. डेप्रिसिएशन सिंपल है, यदि बोला जाए तो सिर्फ 3 मिनट का ऑडियो बनेगा,
स्टार्ट करता हूं यहां से। हाँ, कि डेप्रिसिएशन इज अलाउड सब्जेक्ट टू कंडीशन। एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द एसेट एंड एसेट मस्ट बी यूज फॉर बिजनेस। ओनर में हायर परचेजर इंक्लूडेड है और यूज में पैसिव यूज इंक्लूडेड है। तो हायर परचेजर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है ऑन कॉस्ट ऑफ द कैश प्राइस, ऑन कैश प्राइस। डेप्रिसिएशन में ब्लॉक ऑफ एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है और सिर्फ 5 तरह के ब्लॉक है। टेंजिबल में 4, इंटेंजिबल में 1। हाँ, टेंजिबल में 4 कौन कौन से? बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। इंटेंजिबल का 1। 2 एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, गुडविल और एक लैंड। रोड पे डेप्रिसिएशन अलाउ होता है, लैंड पे अलाउ नहीं होता। रोड बिल्डिंग में चला जाता है, कंप्यूटर प्लांट मशीनरी में चला जाता है, गुड्स प्लांट एंड मशीनरी में चला जाता है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन याद रखनी पड़ती है। फर्नीचर पे 10% है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे 5 है, कमर्शियल बिल्डिंग पे 10 है, प्लांट एंड मशीनरी पे 15 है, कार पे 15 है, कंप्यूटर पे 40 है, बुक्स पे 40 है, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में 40 है, एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट में 40 है, इंटेंजिबल एसेट पे 25 है। टाइम का कोई खास महत्व नहीं है। डेट ऑफ सेल तो इररेलेवेंट है, डेट ऑफ परचेज का मतलब है। यदि एसेट इस साल खरीदा, लेस देन 180 डेज यूज किया, तो हाफ ईयर डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड। दो केस में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। एक जब ब्लॉक की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव वैल्यू को बोलेंगे एचटीसीजी, और दूसरा यदि ब्लॉक की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए और लेकिन ब्लॉक में कोई एसेट नहीं हो तो फिर वो पॉजिटिव वैल्यू को बोलेंगे एचटीसीएल। यहां तक याद करना पड़ा क्या? ये सब याद था, समझते थ्रू। एडिशनल डेप्रिसिएशन, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग हो, आपने कोई नया प्लांट एंड मशीनरी खरीद के फैक्ट्री में इंस्टॉल किया, तो उस पर आपको ऊपर 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। 20%। लेकिन यदि एसेट लेस देन 180 डेज यूज हुआ तो फिर इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन अलाउड। ये 10% आधा हिस्सा और बाद बाकी अगला 10%। अच्छा, ये याद करना पड़ा क्या? एडिशनल डेप्रिसिएशन इन सब पे नहीं मिलता। ऑफिस अप्लायंसेज, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, वेसल्स, सेकेंड हैंड एसेट बॉट एंड सोल्ड इन सेम ईयर, इन सब पे एडी अलाउ नहीं होता। एडी अलाउड होगा इवन द ब्लॉक हैज नेगेटिव वैल्यू, और एडी ब्लॉक से माइनस होता है। ये डेप्रिसिएशन का ये पूरा 32 इतना सही है यार। तो आई होप ये तुम्हें ऑलरेडी याद था, इसलिए आपको कोई कोडिंग सी या कोई निमोनिक सी दरकार नहीं थी। आप हाँ बोलो, आपका हाँ बोलना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, याद है ना? तो मैं ये मान के चलूं कि ये 3 सेक्शंस आपको परमानेंटली हो जाए, ये 3 सेक्शंस आपके परमानेंटली हो जाए, मान के चलूं मैं? मान लीजिए हमारे क्या है, अरे यार तुम्हारे ही तो हो रहा है, मेरा तो हुआ है। आओ अब कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च। आओ आ चल के तुझे साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन देखो 3 पार्ट है। हाँ क्या है? अरे साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन क्या है? 3 पार्ट है। हाँ, तो इसमें आपको मैं पहले 5 का महत्व बताता हूं, फिर 3 का महत्व बताऊंगा। इसमें आपको 5 बातें याद रखनी है और एक ही डेटा याद रखना, उसका नाम है 3। सेक्शन 35 छोड़ना, ऐसे ही याद करा दूंगा। सेक्शन 35 में 5 बातें याद रखनी होती है और एक ही डेटा याद रखना रहता है, वो डेटा होता है 3। तो भैया 5 बातें कौन कौन सी याद रखनी होती है? देखो 5 बातें। पहली बात, साइंटिफिक रिसर्च लिए कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करो एक्सक्लूडिंग लैंड, भले वो प्रायर टू कमेंसमेंट, आफ्टर कमेंसमेंट, कुछ भी 100% अलाउड है। ये बात याद होगी? ये तो याद ही थी सर। दूसरा, कंट्रीब्यूशन फॉर एसआर, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च, सोशल रिसर्च या स्टैटिस्टिकल रिसर्च, 100% अलाउड। ये बात याद होती? ये तो याद ही थी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो भी कर लो 100% अलाउड। ये बात याद होती? तो पहले से याद थी। चौथा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो उसमें सिर्फ 2 अलाउड होते हैं, मटेरियल एंड सैलरी, प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और 5वीं बात कि प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस थे, बिजनेस शुरू होने के पहले के खर्चे, सिर्फ 3 साल के खर्चे अलाउड होते हैं। Expenditure incurred within 3 years from date of commencement of business shall be accumulated and allowed in the year of commencement of business.
तो डेटा सिर्फ एक याद रखना पड़ा, कौन सा? 3 साल। इसलिए 3 और 5 का मैंने डुओ बनाया। 5 बातें याद रखनी है और 3 साल। हाँ, सेक्शन भी याद हो गया और सपोर्ट भी मिल गया। 5 बातें। इसका फोटो ले देवी, ये काम क्या चीज है? 5 बातें। पहले सर छठा था, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा छठा। 6 जब बातें नहीं अच्छा, ये लो छठा कर दिया। 5 बातें। 5 बातें कौन कौन सी? जब तक वो फोटो ले रही है अपने 5 बातें कराते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड, डोनेशन अलाउड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आफ्टर कमेंसमेंट अलाउड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रायर टू कमेंसमेंट में एसएम संजय मुंद्रा, सैलरी एंड मटेरियल अलाउड, एंड 3 साल तक के खर्चे अलाउड होते हैं। 5 बातें। हाँ, इन 5 बातों की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हाँ हाँ, कुछ नहीं है, तुम पढ़ ली, उसमें कुछ नया निकाल के बता दे। नहीं, तुम निकाल के बता दे 35 टू AB में कुछ नया नया मिल जाए तो। आज सी डेट में 35 टू AB का अलग से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। पहले था, क्योंकि उसमें 200% अलाउड होता था, इस सब में ये 150 अलाउड होता था। असल दोनों में 100 अलाउड होता है, तो 35 टू AB का अलग से कोई महत्व रहा ही नहीं। ठीक है, अब सिर्फ 5 बातें। जिस चीज का आपको 100% डिडक्शन मिल गया, फिर आप 20 और लेंगे? ये तो फंडामेंटल है। যখনই আপনি পুরো ডিডাকশনস পেয়ে যাচ্ছে দাদা, আবারও নতুন কেন? ये क्या था? ये था 35। मैं मानूं ये 35 आपको परमानेंट याद हो गया। मैं तुम्हें बताऊं, आपको खुद को बोलना पड़ता है कि ये तो हो जाए, किसी सामने वाले के बोलने से कुछ नहीं होता। आप मुझे कितना ही अच्छा बोल दो, आप अच्छा पढ़ा दो, या आप मुझे कितना ही बोल दो आप फालतू पढ़ा दो, ये मेरे ऊपर तब तक असर नहीं करेगा जब तक मैं खुद इसको एक्सेप्ट ना कर लूं। तो आप बोल रहे अच्छा पढ़ा रहे हो आप, मेरे को लग रहा है अभी बहुत इंप्रूव हो सकता है, तो ठीक है, आई एम हैप्पी ओके। तो वैसे मैं आपको कितना ही बोल दूं, देखो तुम्हें याद हो गया, कितना ही एफर्ट ला लो, कोई फायदा नहीं होता जब तक तुम खुद नहीं बोलोगे नहीं यार ये तो याद हो गया मेरे को, then only it works। आओ अगला एक खतरनाक सेक्शन लेकर आता हूं जो बच्चे परेशान रहते हैं। 44AA है वाइटल सेक्शन। 44AA तुम्हें याद है 44AA क्या है? अकाउंट्स नहीं अकाउंट्स। बिजनेस वालों को अकाउंट्स का बहुत झमेला है। तो पहले ये बिजनेस वाले पूछते हैं कि क्या बताओ, तो हमें तो अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा क्या? तो भैया हम बोलते हैं कि हम आप लोगों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक जो प्रोफेशन करते हैं और एक जो बिजनेस करते हैं। एक जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन करते हैं और एक जो बिजनेस करते हैं। अच्छा चल तेरी बात भी मान लेते हैं, अदर प्रोफेशन करते हैं। चीजें तो सिंपल बनाना यार। हाँ सिंपल नहीं बना सकते तू? हाँ अच्छा बता, अब तूने जब इतना बोला ही है अदर प्रोफेशन, तो फिर तू मुझे बता स्पेसिफाइड प्रोफेशन में क्या क्या आता है? सब साथ में आ जाए। डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, बोलो, इंजीनियर, हाँ, इंटीरियर डेकोरेटर, IIT, अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IT प्रोफेशनल। चल फिर अदर प्रोफेशन में क्या डालेगा? हाँ अदर प्रोफेशन में भिखारियों को डालेगा। हम टीचर अदर प्रोफेशन में बैठे हैं। चलो बताओ, मेडिकल प्रैक्टिस में सबसे पहले तुम डॉक्टर ही बोलो भाई साहब। और बोलो। हाँ अच्छा, इंटीरियर डेकोरेटर और आर्किटेक्चरर और स्पोर्ट्स पर्सन, कौन बोलेगा नालायक? नेक्स्ट फिल्म आर्टिस्ट। हाँ तो ये सारे हो गए। क्या क्या बताओ तो एक बार वापस से वापस से बोलते हैं। नहीं वापस मैं बोलूंगा, टीचर मैं हूं ना, मैं बोलूंगा।
और तो नहीं बोलेगा, टीचर जो है वही बोलेगा। तो भैया आओ, ए फॉर आर्किटेक्चर है, थोड़ा सा अटकूंगा, थोड़ा संभाल लेना तुम। हाँ, बी फॉर बुरे लोग, लॉयर। हाँ हाँ, बैंकर। बैंक कोई प्रोफेशन नहीं करता, बैंक बिजनेस करता है, बैंक प्रोफेशन करता है, जो जॉब करते हैं। घंटों तो बुरे लोग, ये लॉयर बनेगा। सी फॉर CA, CS, CMA। D फॉर डॉक्टर्स। E फॉर इंजीनियर्स। मैं बना रहा हूं, समझा ना, तुम्हारी तरह बकवास नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। F फॉर फिल्म आर्टिस्ट। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ याद कैसे हो, यहाँ पे अपना क्वेरी सेशन ला रहा है। क्वेरी सेशन इतनी देर कुछ नहीं पूछ रहा था। नहीं, फिल्म आर्टिस्ट। G फॉर EF। G फॉर ग्रेट कोहली। किंग कोहली होता है, चुप रहे, ग्रेट कोहली, ग्रेट कोहली। और ABCDEFG, और क्या बचा, होम। H फॉर होम डेकोरेटर, इंटीरियर डेकोरेटर, होम डेकोरेटर। सर होम इंटीरियर डेकोरेटर होता है, हाँ ठीक है पापा, वही। मोटा मोटी सब कवर हो जाए। अरे बोलो बोलो, डॉक्टर, लॉयर, CA, CS, CMA, इंजीनियर, IT प्रोफेशनल, और ये ID क्या था, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्चरर, स्पोर्ट्स एंड फिल्म आर्टिस्ट, सब कवर हो जाए सर। GHI, आई से तो आई थे ना वो, IIT, IT प्रोफेशनल। तो इस तरीके से आपको ABCDEFGHI करने से स्पेसिफाइड प्रोफेशन का सारा नाम याद हो गया। हो गया क्या? अब भाई से पूछते, भाई क्या पूछ रहा था? सुनो, यदि आप फिल्म आर्टिस्ट हो तब तो आपकी म्यूजिक इज ए स्पेसिफाइड प्रोफेशन, और आप संजय मुंद्रा की तरह टैक्स म्यूजिक वाले हो, या ऐसे ही रोड पे खड़े होकर आप गाते हो ये अंजना में बाबा दुआरे पे माँ कैसे आई गोरी तो हरि धर्मा, तो यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, ये अदर प्रोफेशन आ जाए। यहाँ पे म्यूजिशियन के लिए अलग से कोई पॉइंट नहीं है। आप यदि फिल्म वाले म्यूजिशियन हो, RD बर्मन हो, AR रहमान हो, तो आप इधर कवर हो जाए, और आप ऐसे ही रोड छाप सिंगर हो तो भैया आप इधर कवर नहीं हो जाए। रोड छाप, होटल छाप, रेस्टोरेंट छाप, तो आप इधर कवर नहीं हुए। बात क्लियर? चलो फाइनली ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन का बंच हुआ। भैया जी देखो यहाँ तक याद हुआ क्या? हाँ, अब इसमें से उठाओ फिल्म आर्टिस्ट। अब फिल्म आर्टिस्ट डायलॉग कैसे मारता है? तीनों के तीनों मारे गए, हा हा हा, ऐसे ऐसे डायलॉग मारता है। हाँ, तीनों के तीनों मारे गए मेरी 1.5 इंच की गोली से, ये चलेगा? तीनों के तीनों मारे गए मेरे 1.5 इंच की गोली से। हाँ, यानी 3 में तीनों साल, रिपीट, 3 में, लास्ट 3 में तीनों साल यदि आपका टर्नओवर 1.5 लाख से ऊपर हो तो आपको 6F मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज यू मेंटेन सच एन अकाउंट इनेबल यू टू कंप्यूट योर इनकम। फिल्म आर्टिस्ट कैसे बोलता है? फिल्म आर्टिस्ट कैसे बोलता है? तीनों के तीनों मारे गए मेरे 1.5 इंच की गोली से। हाँ हाँ, 3 में तीनों साल, 1.5 लाख, 1.5 लाख। हाँ, अब क्या बोलता है? अदर प्रोफेशन। ये अदर प्रोफेशन में कौन आता है? टीचर। और टीचर कैसे बोलता है? टीचर कैसे बोलता है? टीचर बोलता है यदि तुम 2.5 घंटे से 25 घंटे पढ़ोगे, सुन रहे हो? टीचर कैसे बोलता है? टीचर बोलता है हाय हाय, यदि तुम 2.5 घंटे से 25 घंटे पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ऐसे बोलता है ना? ऐसे बोलता है। हाँ, तो हाय मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड इंडिविजुअल के लिए। यदि आपका इनकम 2.5 लाख से ऊपर है या टर्नओवर 25 लाख से ऊपर है, तो यू नीड टू मेंटेन सच एन अकाउंट इनेबल असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट योर इनकम। टीचर कैसे बोलता है? यदि तुम हाय हाय, फिर क्या बोलता है? फिर क्या बोलता है? फिर क्या बोलता है? यदि आप 2.5 घंटे से 25 घंटे पढ़ोगे, मतलब 25 घंटे ट्यूशन, 2.5 घंटे होमवर्क करोगे, तो आप ठीक पास हो जाओगे। हाँ, और अदर के लिए क्या नियम है? अदर के लिए नियम है यदि आप 1 घंटे 20 मिनट पढ़ोगे,
1,20,000 है, हाँ 1,20,000 और 10 लाख है। ये 1,20,000 और 10 लाख आपके एग्जाम में पूछे रहे नहीं, आपके एग्जाम में इंडिविजुअल एचएफ पे फोकस है, तो आप हाई पे फोकस करो। क्या 2.5 लाख से 25 लाख, 2.5 लाख इनकम एक्सीड कर दिया पिछले 3 में से 1 भी साल, टर्नओवर पिछले 3 में से 1 भी साल 25 लाख को एक्सीड कर दिया, दोनों में से एक भी एक्सीड कर दिया, तो आपका अकाउंट्स मेंटेनेंस कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है क्या? कौन सा सेक्शन चल रहा है? 44AA अकाउंट्स 44AA। अभी देखो इसमें हमने क्या क्या निमोनिक्स यूज किया, क्या निमोनिक्स यूज किया। अच्छा, 2.5 लाख से 25 घंटे का एक और काम है मेरे को। यदि आप 2.5 घंटे से 25 घंटे पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। चलो एक बार और बात करते हैं हम, क्या हमने इसमें यूज किया। हमने पहले इसमें निमोनिक्स यूज किया ABCDEFGHI। ये क्या थे? ये थे स्पेसिफाइड प्रोफेशन के नाम। बोलो तो क्या? ए से आर्किटेक्चर बोलना पड़ेगा, बी से लॉयर, सी से लॉयर को बुरे लोग क्यों बोलते हैं ऐसे, बी लॉयर, सी से CA डी से डॉक्टर, ई से इंजीनियर, एफ से फिल्म आर्टिस्ट, जी से ग्रेट कोहली, हाँ एच से इंटीरियर डेकोरेटर, आई से IT प्रोफेशनल। यदि ये तीनों के तीनों साल 1.5 लाख से ज्यादा रिसीट लिया है तो इनको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा एज पर 6F, अदरवाइज नॉर्मल अकाउंट। और अदर प्रोफेशन टीचर कैसे बोलता है? बिजनेस या अदर प्रोफेशन टीचर कैसे बोलता है? 2.5 लाख 2.5 घंटे से 25 घंटे पढ़ोगे तो पास। 2.5 घंटे से 25 घंटे यानी 2.5 लाख की इनकम हो जाए या 25 लाख की टर्नओवर हो जाए पिछले 3 में से एक भी साल, तो आपको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। फिर ये 25 से आप एक डेटा और याद रख लेना, यदि नहीं मानोगे तो 25,000 का थप्पड़ खाओगे। 25 से एक डेटा और याद रख लेना, नहीं मानोगे तो 25,000 की पेनल्टी है। हाँ बोलो। तीनों मारे गए। 44AA इरेज मारू, मतलब ये हो गया। अब आओ एक और सेक्शन याद करते हैं, 43B। याद कैसे हो? टॉपिक चल रहा है 43B, बड़ा ही क्रूशियल सेक्शन है। PGBP का वन ऑफ द क्रूशियल सेक्शन जिसमें बोला गया है कि 7 एक्सपेंडिचर बिफोर रिटर्न फाइलिंग डेट पेमेंट करना पड़ेगा। देखो अपने आप में जो दास्ता बयां कर दिया ये, हाँ 7 एक्सपेंडिचर बिफोर रिटर्न फाइलिंग डेट पेमेंट करना पड़ेगा, और इसका नाम हमने रहा 43B। 7 एक्सपेंडिचर बिफोर रिटर्न फाइलिंग डेट पे करना पड़ेगा, 43B। बताओ सेक्शन कंटेंट याद करा रहे कि कंटेंट सेक्शन याद करा रहा है? सर दोनों एक दूसरे को याद करा रहे, कॉम्प्लीमेंट्री। 43B क्या? 7 एक्सपेंडिचर बिफोर रिटर्न फाइलिंग डेट के पेमेंट करना पड़ेगा। अब 7 एक्सपेंडिचर के नाम याद है क्या? दो नाम याद है तो क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों मेरे से मेहनत करवा रहे हो? बोलो याद है, बस खत्म बात। बी से मैंने बिग बनाया और मैंने बोला बैंक को लेते 3 पॉइंट है। ई एम्प्लॉय बनाया, एम्प्लॉय को लेते मेरे पास 3 पॉइंट है, बैंक को लेते 2 पॉइंट है, और गवर्नमेंट को लेके मेरे पास 2 पॉइंट है। पहला बैंक को लेके 2 पॉइंट बोलता हूं, बैंक इंटरेस्ट टू बैंक, एंड हाँ PFI भी इधर आ जा, एंड इंटरेस्ट टू कोऑपरेटिव बैंक। ई से मेरे एम्प्लॉय को लेके 3 पॉइंट है, बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉय। दूसरा बताओ, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी फंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू फंड, एंड एक पॉइंट और था, वो था लीव इनकैशमेंट टू एम्प्लॉय, लीव इनकैशमेंट टू एम्प्लॉय। तो ये 3 पॉइंट थे एम्प्लॉय से रिलेटेड, और गवर्नमेंट से रिलेटेड मेरे पास 2 पॉइंट है,
पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड पेमेंट फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट। तो ये 7 एक्सपेंडिचर यदि आप रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले पहले पे कर दोगे तो इस साल अलाउ, नहीं तो फिर जब पे करोगे तब अलाउ। बताओ ये याद हो गया क्या? याद हो गया? हाँ बोलो। या तुम्हारा चेहरा नहीं बोल रहा, खाली तुम्हारा मुंह बोल रहा है। याद हो गया क्या ये 7 एक्सपेंडिचर? सब पहले से याद था। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ और लेते आते हैं, 48 लेते आते हैं। आज का लास्ट, आज पूरा तो करा नहीं पाऊंगा तो आज का लास्ट। फिर ऐसे बीच बीच में कोई पॉइंट उठाएंगे उसको याद करेंगे। मतलब रेगुलर क्लास तो नहीं, डेडिकेटेड क्लास थे, लेकिन बीच बीच में कोई भी पॉइंट उठाएंगे और याद करेंगे। तो आज हम लोग एक पॉइंट और उठा रहे हैं, क्या नाम है? 40A3। 40A3 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 में क्या बोला हुआ है? अरे बोलो ना, 40A3 में क्या बोला हुआ है? 3 बातें आप ध्यान रखना। यानी 10,000 रुपए से के खर्चे आप इन 3 तरीके से कर सकते हो। कौन कौन से 3 तरीके? अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, अदर नोटिफाइड मोड। क्रिप्टो से पे कर सकते हो? नहीं, जो नोटिफाइड मोड है वहीं से पे कर सकते हो। क्रिप्टो से पे कर देना मन हो रहा है, नहीं 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 कर सकते। 10,000 के अंदर अंदर का कर सकते हो। तो कोई भी पेमेंट 10,000 से ऊपर का हो तो आप सिर्फ 3 मोड से पेमेंट कर सकते हो, अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट, ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और अदर नोटिफाइड मोड। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है बताओ? कौन सा एक्सेप्शन है बताओ? ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर का 35,000 तक आप कैश में दे सकते हो। और इसके एक्सेप्शंस बता दो बस आप। मेरे को तो इसके एक्सेप्शंस याद ही नहीं हो रहे हैं। इसको आपके एक्सेप्शंस याद है तो बताओ। कौन बता रहे? दीप्ति बता रही है सारे एक्सेप्शंस? सर 2-4 तो बता देंगे। अच्छा एक एक करके बताओ। मैं बुत में चला जाता हूँ ना, एक एक से किससे पूछूंगा? मैं चला जाता हूँ बुत में। तुम्हारे पास बुत है ही? PGBP 2 में मिल जाएगा? वन में? नहीं वन में नहीं मिलेगा, वन में तो मिलेगा नहीं। हम लोग आ गए 40A3 के वो वेरियस एक्सेप्शन जिसमें आप कैश पेमेंट कर सकते हो। जैसे बैंक को आप कैश पेमेंट कर सकते हो, गवर्नमेंट को आप कैश पेमेंट कर सकते हो, आप जिस दिन बैंक क्लोज है या फिर ये जो आ गया 40A3 के एक्सेप्शंस। कैश पेमेंट टू एनी बैंक अलाउड, ध्यान देते जाना, याद है कि नहीं याद है? In cash payment made to government allowed. Payment is made by letter of credit or telegraphic transfer or book adjustment यानी book adjustment. तीसरा, in case of payment is made through book entry by way of adjustment of liability यानी mutual set off. In case payment is made for the purchase of agro produce or forest produce, ठीक है, तो आप इन्हें आप कैश में दे सकते हो। In case payment is made for purchase of product which are manufactured process without aid of power via cottage industry, ठीक है। In case the payment is made in the village or town where there is no banking facility, ठीक है। In case any payment is made to employee जो एक, ये तो कोई काम के नहीं, आप 50,000 से ऊपर ग्रेचुटी एक्सीड नहीं करो, बकवास बात। In case payment is made to an SSE employee जो किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहा है 15 दिन से ज्यादा के लिए और उस शहर में उसके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है। पेमेंट मेड ऑन ए हॉलीडे और स्ट्राइक डे, पेमेंट मेड टू एन एजेंट हु इज रिक्वायर्ड टू मेक सेवरल स्मॉल पेमेंट एंड मनी चेंज, ये आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। इसमें से कुछ पॉइंट खास है जो आपको याद होना चाहिए, बताओ कौन कौन से? एग्रीकल्चरिस्ट को आप पेमेंट कर सकते हो, हाँ, बैंक को आप पेमेंट कर सकते हो,
कॉटेज इंडस्ट्री तो आप पेमेंट कर सकते हो। हाँ हाँ, और किसी ऐसे विलेज में जहां पे बैंकिंग फैसिलिटी हो ही नहीं, ऐसा कोई है? ऐसा कोई शहर का नाम बताओ यार। ये तो दहन बोलते सीरियल आया है, दहन, हॉट, रिवाइज हॉटस्टार तक पता है। वो ऐसा मेरे को लगता है वो गांव ऐसा है जहां पे कोई बैंक ही नहीं होता, वहां पे भूत भूत का लफड़ा है दहन सीरियल में। देखा है दहन सीरियल? बहुत खतरनाक है। पांचवा, एम्प्लॉय को यदि आप पेमेंट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यदि फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए पेमेंट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तेरी ऐसे गांव में पेमेंट करो जिसमें बैंक है नहीं है तो बता दिया अभी, दहन तो हो गया। नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट को पेमेंट करो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ABCDFGH, आप कोई हॉलीडे के दिन पेमेंट करो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आप तीसी, अरे आई से क्या लाऊं, आई से क्या लाऊं, तुम लोग तो मदद ही नहीं कर रहे हो यार। अरे कोई तो मदद करो मेरी। बैंक कवर्ड, गवर्नमेंट कवर्ड, लेटर ऑफ क्रेडिट या टेलीग्राफिक ट्रांसफर, या ठीक है, बुक एंट्री मेरी रह गई, और कुछ रह गया क्या? एग्री प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कवर्ड, और क्या था ये, विलेज और टाउन कवर्ड, ग्रेचुटी वाला बकवास छोड़ दिया, ठीक है। एजेंट को दलाल कर दूं क्या यार? हाँ, एजेंट को दलाल लिख दूं, बुरा मान जाएगा क्या वो? एक बार एजेंट को दलाल लिख देता हूँ, मेकिंग द पेमेंट टू दलाल who is making several small payment on your behalf। तो भैया देखो मोटा मोटी सारे पॉइंट कवर हो जाए। आप बैंक और बुक एंट्री एक साथ रख दो, इस तरीके के पेमेंट आप कैश में कर सकते हो। बात ये आपको जो भी पेमेंट करना है चेक से करना है। तो 48.3 तो बेसिकली प्रैक्टिकल सेक्शन है। हाँ, इसमें तो बेवजह थ्योरी एक्सेप्शन से कारण आ गई, और जो आज उसको हमने ABCDEFGH से कवर अप कर लिया। तो 48.3 में 3 तरीके से आप 10,000 से ऊपर का पेमेंट कर सकते हो। और एक इकलौता एक्सेप्शन है, ए फॉर इकलौता एक्सेप्शन, दैट इज ट्रांसपोर्टर। और कुछ एक केसेस में आप कुछ भी पेमेंट करो कैश में, कोई मना नहीं कर रहा है, और उनका नाम है ABCDEFGH। ये सारे कोडिंग्स आपको यूज करने पे आपके काम आएंगे, और ले लेते उठा के ले जाओगे तो कोई काम नहीं आएंगे। आज की क्लास हमने यहीं पे होल्ड की, फिर मिलेंगे अपने